अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाइए ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक? एनर्जेटिक है, बिल्कुल मजा आ रहा है। आई गेस आज हम मैचिंग कर रहे हैं। आज बिल्कुल मैचिंग कर रहे हैं और थोड़ी। मैचिंग असल में हमारा खासा है। हमारे शो में हम कोशिश ये करते हैं कि भाई मैचिंग होनी चाहिए ताकि स्क्रीन पे अच्छे भी लगे और फिर अच्छी बातें तो हम करते ही हैं। नो डाउट, मजे मजे की बात वो तो होती है। तो क्या फिर अच्छी बात है आज की? आज की अच्छी बात ये है इग्नोरेंस इज ब्लिस, क्योंकि मैं आई हुई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात ही बताऊँ जो कि मुझे बहुत पसंद हो। तो मुझे बहुत पसंद है इग्नोरेंस इज ब्लिस, बिकॉज आप जितनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं आपकी लाइफ में उतना सुकून रहता है। तो अगर बीइंग अ नेशन और बीइंग एन इंडिविजुअल हम अपने अंदर एक इग्नोरेंस का एलिमेंट ले आए ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सुकून हो जाए, हम बहुत सी लड़ाई झगड़ों से बच जाए। इग्नोर करो, इग्नोर करो। एग्जैक्टली। अभी क्या हुआ कि जब हम आ रहे थे स्टूडियो के रास्ते में तो पीछे से कोई बार बार हॉर्न किए जा रहा था। तो एक दफा दिल तो चाहा कि उतर के कोई पूछो भाई क्या हो गया, आगे भी तो गाड़ी खड़ी है। बट देन इग्नोरेंस इज ब्लिस। कहा जाए कुछ। हाँ यस, बट इग्नोरेंस इज ब्लिस। कुछ जब आप इग्नोर करते हैं ना तो राहें खुद ही हमवार हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी छोटी मोटी जो रूटीन में आपकी बातें होती हैं उनको इग्नोर करना सीखें। Exactly. और कोई ऐसी बात है जिस पर आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना है या फिर अपनी बात सामने रखनी है तो वो भी जरूर रखें। तो हमेशा ये दोनों पर्सपेक्टिव आपने सोच के रखना है कि इग्नोर कहाँ करना है, कहाँ पर नहीं करना, ये फैसला बड़ा अहम है। तो आज का लफ्ज़ क्या है? आज का लफ्ज़ जो है वो भी मैंने अपनी मर्जी से चूज किया है। आज मैंने कहा चलो जाते जाते कोई अपनी मर्जी के 2-3 काम कर जाते हैं। आज का वर्ड है फूडी। और फूडी क्यों है? क्योंकि आई एम अ फूडी। फूडी का मतलब होता है वो इंसान जिसको खाना पीना बहुत पसंद है, बट नॉट कि उसको भूख लगी हुई है, बट इसलिए क्योंकि उसका दिल चाह रहा है और वो खाने को एंजॉय कर रहा है। सो जस्ट टू सेटिस्फाई अपने आप को करने के लिए। तो फूडी मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि कराची में मैंने देखा एवरीवन इज फूडी। और कराची का फूड इतने मजे का होता है कि 2-3 दिन से मैं यही सुन रही हूँ कि सुजैन तुम बहुत फूडी हो। तो मैंने कहा आज फूडी के वर्ड को ही रखते हैं कि फूडी क्या होता है। फूडी वो होता है जो मेरी तरह खाने पीने को पसंद करता है और उसके बाद बैठ के रोता रहता है कि जी अब मैंने वेट गेन कर लिया। अच्छा, फूडी क्या, यानी अगर जैसा भी क्वांटिटी में आ जाए बस खाना है या फिर क्वालिटी को देखता है फूडी? नहीं, फूडी को ये है कि जिसको कहते हैं ना ज़बान का चस्का, तो फूडी को ज़बान का चस्का होता है। आपने उसके सामने जितनी चीजें रख दी है ना, अब डिपेंड करता है कि फूडी किस टाइप का है। एक मेरे जैसा फूडी है कि जब वो खाने लगेगा तो फिर वो खाता ही जाएगा। फिर ये होता है। अच्छा, तो ये है जनाब, यानी खाने के लिए जीता है वो फूडी। यस, सो आई एम अ फूडी। यानी जीने के लिए नहीं खाता। खाते, देयर आर पीपल हु लिव टू ईट एंड देयर आर पीपल हु ईट टू लिव। सो ये तो फूडी उस तरह के लोग फूडी होते हैं। तो ये हमारी अच्छी बात हो गई और हमारा आज का लफ्ज़ भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब और पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी पर बात की है, उसको मज़ीद मजबूत करने का आदा किया। शहबाज शरीफ ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेशी को सराहा है। सऊदी अरब में आप ये देख रहे हैं कि जो उनका विजन है मोहम्मद बिन सलमान का वो ये है कि सऊदिया की तरक्की हो और फिर जब सऊदिया की तरक्की होगी तो पाकिस्तान से भी ज़ाहिर है, पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात सऊदी अरब से हैं तो जितने भी इन्वेस्टमेंट के मौके हैं पाकिस्तान के लिए भी होंगे और हमेशा हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब हमारा साथ देता रहा है। तो आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदिया की हुकूमत है उसकी हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान की सेहत के लिए दुआ की और खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। तो एक खुशाइंद ये मुलाकात है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से ही दीरीना ताल्लुकात, मजबूत ताल्लुकात और ये मजबूत इसी तरह होते हैं जब आप तिजारत और और हम उम्मीद भी ये करते हैं कि हमारे अच्छे ही ताल्लुकात रहे, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और सबसे मज़े की बात अभी जो आपने एंड पे कहा ना इशाइया, तो वो मुझे ऐसे इशाइया, क्योंकि एज अ बोला अभी फूडी तो इशाइया सुन के ज़्यादा खुशी हुई। जी। अच्छा जी, तो अगली टॉप स्टोरी मेरी ये जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जमे को हुकूमत की जानिब से पेश किया, जुम्मे को हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल को निजी कार्रवाई के बाद बैरिस्टर दानियार चौधरी, वैसे बैरिस्टर दानियार चौधरी ऑलरेडी जो है वो पेश कर चुके हैं, बट इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन होगी।
तो इससे ये कि जो ये पार्लिमानी ज़राए हैं उसके मुताबिक एक और ख़बर पता लगी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो पाकिस्तान के लिए अब सबको पता लग गया होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या है। तो उसमें भी ये है कि जितना 3-4 सालों में आइन का पता लग गया लोगों को, बिल्कुल कुछ कम ही पता था कि अब तो 3-4 साल क्या, ये अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही सबको पता लगा है कि असल में आइन था क्या, जो कि हम पाकिस्तानियों को पहले से पता होना चाहिए कि आइन क्या चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारी जी और ये है कि जी अब जो है कि बिल की अब वो जो है बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास जुमे तक तोसी कर दिया गया। अब देखें अब जुमे को पता लगता है कि क्या होगा। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। यानी वो जो वोटों को खरीदने का और सारी बात हो रही थी कि एक मंडी लग जाएगी और छांगा मांगा हो जाएगा और सिंध हाउस हो जाएगा, तो इस पर सिर्फ बातें ही हो रही थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने इसके लिए अग्री भी किया, वोट भी दिया, वोट देने से पहले जब ये मीटिंग्स हो रही थी उस वक्त भी वो कह रहे थे कि उनके लोगों को हिरासा किया जा रहा है। तो अब तो वो ये कह रहे हैं कि 11 वोट खरीद लिए थे हुकूमत ने, हमारे 8 वोट थे, वोट ना देते, यानी वोट देने की उन्होंने तौजीह पेश की कि देखें हम अगर वोट ना देते तब भी पास हो जाती, क्योंकि 11 वोट तो खरीद चुकी थी हुकूमत, और अगर हम ना देते तरमीम के लिए वोट तो फिर एक बहुत ही गंदा ड्राफ्ट मंजूर होता। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है, अमन ओमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक कामयाब रियासत बनते देख रहा हूँ, यानी इस ख्वाहिश का, इस उम्मीद का इजहार भी उन्होंने किया कि नाउम्मीद आप ना हो, एक पाकिस्तान एक मजबूत और अच्छी रियासत वो बनते देख रहे हैं उसको। लोग ये पूछते हैं उनसे, उनका ये कहना है कि सूद के खात्मे के लिए 2028 तक वक्त क्यों रखा गया है। हम ये कहते हैं कि 1947 से आज तक इंतज़ार किया है, तो 2028 तक क्यों नहीं कर सकते। तो मौलाना अपनी पोजीशन को सुजान जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने वोट तो दिया है, लेकिन वो जो सारे हमने उसका जो वेनम था वो निकाल दिया और 11 वोट तो खरीद लिए थे हुकूमत ने, तो हमारा वोट ना देना कोई बनता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसमें अच्छा एक तरफ हम कहते हैं कि हम जो हैं जी कर्जों के बोझ तले आए हुए और हमें जी बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और एक तरफ हमारे पास इतने पैसे हैं कि जी अरबों करोड़ों की गेम कर जाते हैं हम और हम वोट खरीद लेते हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि अवाम आपकी गरीब है और आप लोग जो है वोट्स भी खरीद रहे हैं। मौलाना साहब को कैसे रिफ्यूट करते हैं मुस्लिम लीग नून और हुकूमत, तो फिर ये तो अब पता लगेगा कि 27वीं तरमीम में क्या होता है, क्या 27वीं तरमीम होगी या नहीं होगी, इस पर पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जी अगली खबर है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की। दरखास्त में कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की वजह नहीं बन सकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा ये फैसला करना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। वैसे ये अपील पहले हो जानी चाहिए थी, एक मेरी जाती राय है, लेकिन अब देखते हैं, अब हो गई है तो देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है। जी आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए खुसूसी अदालत और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीम बिल मंजूर कर लिया है। देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर हम अपने शो में पहले ही दिन से हम हमेशा ये कहते रहे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क का सरमाया है और पाकिस्तान के लिए जैसे फॉरेन एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें ज़रा मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। और हम अपने शो पर भी हमेशा आपने देखा होगा कि एक सेगमेंट होता है ओवरसीज़ को ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये इनिशिएटिव सदर मुमलिकत ने लिया है कि जनाब डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीम बिल मंजूर कर दिया। नए कानून के तहत वफाकी हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानीज़ के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानीज़ की गैर मनकूला जायदाद के हवाले से दरखास्तें मुदायर कर सकेंगे और अदालतों के जज के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के इख्तियार होंगे। तो देखें जब वो मुल्क की मईशत के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डिसोन कर देना। मुस्लिम लीग नून के हमने कुछ वज़रा के बयान पहले गुज़श्ता अदवार में देखे कि वो कहते हैं कि क्या है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो उसको आपको रीज़न पता है कि वो क्या रीज़न था कि वो क्यों आसिफ की आपको बात याद होगी। वो बिल्कुल, लेकिन कुछ और रीज़न भी था कि कुछ उनके पॉलिटिकल इश्यूज थे कि उन्होंने अपने ही पाकिस्तानियों को कहा कि भाई तुम तो हमारे किसी खाते में आते ही नहीं। लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सहूलतें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमें देनी चाहिए, क्योंकि वो भी मुल्क का हिस्सा है और उनकी हुब्बुल वतनी पर भी बिल्कुल उसी तरह कोई शक नहीं किया जा सकता जैसे पाकिस्तान में। एंड नो डाउट वो आपके मुल्क में सरमाया भेज रहे हैं, वो अपने प्यारों को भेज रहे हैं, किसी भी तरह से भेज रहे हैं, तो वो मुल्क की तरक्की के लिए ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी अगली खबर है हमारी कि आर्मी चीफ से रूसी नायब वजीर दफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों का सिक्योरिटी और दफाई शोबों में ताउन को फ़रोग देने का अज़म का इरादा।
सिपा सलार ने कहा कि रूस के साथ रवायती दफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। रूसी नायब वज़ीर दिफा का एयर हेड क्वार्टर्स का दौरा, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात, मुश्तरका फ़ौजी मशकों और पाक फ़िज़ाइया के असासों की तकनीकी मुआवनत पर तबादला ख्याल। तो ये भी अच्छा ही, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मुझे आज अच्छा ये लग रहा है कि सुबह सुबह हमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, जो बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं जी। और ये जितनी मुलाकातें होती हैं, जितने भी मुल्कों के दरमियान किसी भी सतह पर, सिक्योरिटी की सतह पर मुलाकातें हों या फिर बिजनेस फाइनेंस इससे मुतालिक मुलाकातें हों, तो ये खुशाइंदी होती हैं, फ्रूटफुल होती हैं। बिल्कुल फ्रूटफुल होती हैं। तो आगे हमारी आखिरी टॉप स्टोरी है कि अमेरिका में सदारती इलेक्शन से कबल बैलेट बॉक्स पर आतिशगीर हमलों के नतीजे में कबल पोलिंग डाले गए वोट तबाह हो गए। गैर मुल्की मीडिया ये बता रहा है कि मुख्तलिफ रियासतों में बैलेट बॉक्सेस पर हमलों से हुकाम में तशवीश फैल गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत ओरेगोन और वाशिंगटन में बैलेट बॉक्स जो है उसमें आग लग गई है। पुलिस ने बताया कि आग लगने के वाकयात वैंकूवर और पोर्टलैंड में पेश आए। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है अमेरिका में। तशवीशनाक मतलब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अमेरिका मेरे ख्याल से वो भी देख रहा है कि अच्छा चलो अगर पाकिस्तान में हो रहा है बैलेट पेपर गायब हो रहे हैं, आग लग रही है, तो हम भी कर देते हैं। लेकिन देखिए तो हम कहते हैं ना कि जी हमें सीखना चाहिए, आई गेस हमने उनको वो सीख रहे हैं वो हमसे सीखे। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप और ये जो सारे मामला चल रहे हैं ना, वहाँ भी सियासत ने एक अलग करवट लिया और जरा सी वहाँ पर जो इंटॉलरेंस के रवैये हम कुछ ज्यादा देख रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक नेशनलिस्ट उनकी अप्रोच है और वो जो एग्रेशन उनके अंदर है, तो उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स में भी वही नजर आ रहा है और वो एक रिफ्ट, एक बाकायदा अब इलेक्शंस में नजर आ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तानियों को भी बड़ा इंतजार है और उसकी वजह आप जानते हैं कि इस दफा तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान से भी बड़ी दुआएं डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो वो उनको पता है जिनके लिए मैं बात कर रही तो हूं। पहले से ना करें। हाँ। इससे पहले पाकिस्तान में भी जो तब्दीली आने वाली थी उस पर भी कहा जा रहा था अगर ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा और फिर वो आ नहीं सके। हाँ, लेकिन यू नेवर नो, कभी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अब कुछ जरा बातचीत हमारी पॉलिटिक्स पर ही होती है और पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है अभी आईनी तरमीम के मामला में बात करते हैं, क्योंकि आपका अच्छा मुझे आप देखेंगे कल सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन भी हो गया। अब तो बहुत चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी तो अब देखते हैं कि जो 27वीं तरमीम है इसमें वकला का क्या स्टांस होगा, वकला एहतजाज क्या होगा, क्योंकि वो तो पहली 26वीं तरमीम नहीं मान रहे थे। बट कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जी अभी इलेक्शन हो रहा है तो कुछ जो लॉयर्स हैं वो बैकफुटिंग पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब तो ये भी है कि अब तो इलेक्शन भी हो गया और लेकिन आपने एक चीज नोट की है कि जो अदालत की तरफ से यानी एक जो रिएक्शन आया है, हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई बड़ा इम्पल्स सा कोई रिएक्शन आ जाएगा और उसके नतीजे उनको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए अदालत के अंदर ही जो मामला अभी चल रहे हैं तो एक डिफेंस लाइन और क्या कहते हैं कि वो जो अपना दिफा करने के लिए एक बाकायदा लग रहा है हिकमत अमली जुडिशरी के अंदर भी चल रही है और बड़ी वो जबरदस्त तरीके से। अच्छा एक तो होता है ना कि हम ढके छुपे अल्फाज में दिफा करते हैं, इस दफा तो बड़ा ओपनली हो रहा है। जैसे कल बैरिस्टर अकील ने हमारे ही शो पे कहा कि जी बाकी जो सीनियर जजेस हैं उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तो बड़े नहीं कर रहे तो बड़े वोकल होकर बातें तो प्रॉब्लम आ गई ना कि वो तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, नहीं कर रहे तो फिर कुछ ना कुछ तो हिकमत अमली इनको भी बनानी पड़ेगी ना कि वो जो मतलूबा नताइज है। अभी सबसे ज्यादा बड़ी तो सोचने की बात ये है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम होगा जी बिल्कुल, आर्टिकल 8 के मामले बिल्कुल इस पे बड़ा सोचा जा रहा है कि इस पर तशवीश भी है लोगों को हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 27वीं तरमीम होती है तो उसका मेन यही होगा। और आप देखें वो जो पुराना ड्राफ्ट था वो हमारे सामने तो नहीं आया, लेकिन जो मौलाना साहब इससे मुताल्लिक जैसे बता रहे हैं और उसको बड़ा यानी सीरियस वो ये कह रहे हैं कि वो ड्राफ्ट अगर पास हो जाता तो बहुत कुछ बुरा हो जाता पाकिस्तान के साथ। तो शायद उसमें सारी चीजें थी। ये जो अगला ड्राफ्ट आ रहा है ये वही आ रहा है। मियां साहब क्यों चलेगा फिर? ये तो मियां साहब बेहतर बता सकते हैं। थोड़ा मायूस से लग रहा है कुछ। देखिए मियां साहब से मेरा एक गिला हमेशा रहेगा कि आप आएँ, आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आके बैठें, आप हमारे सवालों का जवाब दें। आप जो दूसरे ममालिक से आते हैं, जो कुछ भी आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, आप तस्वीरें बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हमारे सामने भी तो आके बैठे हैं। चलते फिरते जो 2-3 बातें हम करने से बेहतर ये तरह बैठ के लेकिन थोड़ा सा सवाल बिलीव मी, अब मैंने ये देखा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि PMLN बहुत पुरानी जमात है, मतलब हमारी पैदाइश से पहले की है। अब जो उनकी लीडरशिप जिस तरह आती थी और बात करती थी वो पुराने लोगों में से कोई भी नहीं आ रहा। अगर उसका क्रेडिट फिर ये नए लोगों को ही देते हैं, हम बैरिस्टर अकील को इसका क्रेडिट देंगे, और जो नौजवान है एटलीस्ट वो आके मीडिया की हीट को फेस तो कर रहे हैं। बट मियां साहिब की तरफ से कुछ नहीं आ रहा और जो उनके चाहने वाले हैं वो भी उनको सुनना चाहते हैं, मुंतज़िर हैं, उनको सुनना चाह रहे हैं कि भाई उनका क्या मौक़िफ़ है। देखिए अब ये जो आईनी तरमीम आई है इस पर भी मियां नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश रहे। हालांकि ये कहा गया कि ड्राफ्ट सामने मियां नवाज शरीफ के फाइनल रखा गया था और वहीं पर ये जाती उम्रा में अप्रूव हुआ है, लेकिन कोई ना कोई मौक़िफ़ तो आपको देना है ना
कि आप ये आईनी तरमीम क्यों ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, क्या वजह है, पूरी तरह ओन करते हैं इसको या नहीं करते हैं, तो इससे ये तसव्वुर लोगों के जहनों में आता है कि शायद ये मियां नवाज शरीफ को अपने लिए दरवाजे को बच निकलने के कि भाई वो डेमोक्रेटिक और ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो हमें अभी ज्वाइन किया है रेहाम खान साहिबा ने, जो कि तज्जियाकार हैं और अपना शो भी करती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रही गुज़श्ता दिनों में भी, और अब भी एक शो कर रही हैं एक चैनल पर। रेहाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि बात हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही रिलेटेड सियासत की करेंगे, क्योंकि उनके ही इर्द गिर्द सारा मामला घूम रहा है। सियासत क्या कह रही है और आप सियासत में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये तासुर लोगों को है कि आप पॉलिटिक्स में तो रुझान आपका है और आप आना चाहती हैं, तो क्या ये वक्त है आपके लिए कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में किरदार अदा करें? थैंक यू ज़ुहैब। मेरा ख्याल है तवक्कुआत लोगों की बहुत अरसे से हैं, और जो मैं देख रही हूँ कि हर तरफ ही जो मौरूसियत है और जो नेपोटिज्म है वो इतना प्रेवलेंट है कि आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा शख्स जिसका बाप सियासत में ना हो, या जिसका शौहर सियासत में ना हो, या किसी का कोई और रिश्ता ना हो सियासत में, वो कोई खातून सियासत में आ सकती है? आप देख रहे हैं कि सबके जो चेहरे हैं वो आपके सामने आया हैं। मुझे तो इन तमाम पार्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, और जो एक तब्दीली की पार्टी थी उसमें भी आपने देख लिया है कि सबके सामने आया हो गया है कौन लीड कर रहा है। क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट इलेक्टेड विमेन लीड कर रही हैं? क्या वो लोग लीड कर रहे हैं जो 20-25 साल से वर्कर्स रहे हैं? ना वो पीएमएलएन के वर्कर्स आपको फोर फ्रंट पे नजर आते हैं, ना पीटीआई के वर्कर्स आपको फोर फ्रंट पे नजर आते हैं, या टिकटॉकर नजर आएगी, या आपको कोई फैमिली मेंबर नजर आएगा। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मुझ जैसी खातून का जो एक सिंगल इनकम पे अपने बच्चों को पालती रही है और 2-2 जॉब्स करती रही है, और जिसकी कोई बैकिंग नहीं है, जिसका कोई ना असली बाप ना अडॉप्टेड बाप है, वो सियासत में आ सकता है? आपका ख्याल है कि कोई एवरेज पाकिस्तानी लड़का सियासत में आ सकता है? खवातीन के लिए तो और भी बड़े खतरे हैं। खतरे अच्छा, तो इस किस्म के हैं कि जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वैसे आपने लड़के की बात की तो देखिए, खान साहब तो उनका तो कोई भी नहीं था पॉलिटिक्स में, और वो ये कहते हैं कि भाई 30-35 साल की जिद्दोजहद है उनकी, तो एक तो केस आपके सामने है ये। ज़ुहैब, वो जो केस मेरे सामने है शायद आपके सामने जितना था उससे कहीं ज़्यादा सामने था, उसके बारे में नहीं बात करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने इशारा दे दिया है कि कुछ के बायोलॉजिकल फादर्स होते हैं और कुछ के अडॉप्टेड फादर्स होते हैं, कुछ का सिर्फ एक बाप होता है, और कुछ बड़े खुशनसीब सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके कई बाप रहे हैं। आप शायद मुझसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं, हमने ज़िया का दौर भी देखा है, मुशर्रफ का दौर भी देखा है, हमने जनरल हमीद गुल को भी देखा है। आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। रेहाम खान साहिबा, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप एक किताब लिख रही थी खान साहिब के ख़िलाफ़, उस वक्त एक इल्ज़ाम था, अगर ये इल्ज़ाम था तो तरदीद कर दीजिएगा, कि पीएमएलएन की तरफ से आपको सेनेटरशिप की ऑफ़र की गई थी। तो अगर ऑफ़र आपको की गई थी तो आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं की? सरवत, पहले तो मैं आपको वजाहत कर दूं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब मैंने अच्छा, सुजैन है हमारे साथ इस वक्त, और ख़वातीन के साथ, सॉरी सुजैन हमारे मेरा साथ ख्याल है कि अच्छा सॉरी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि क्योंकि खातून है मैं आपको देख नहीं सकती, इसलिए माजरत, लेकिन ये ख़वातीन को ऐसा जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि मैंने किसी के खिलाफ किताब लिखी थी। मैंने अपनी आप बीती लिखी है, इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में जो कोई भी मेरी ज़िंदगी में आया है, जो कुछ उसने किया है, अगर आप मेरी ज़िंदगी में आई होती तो आपका भी किस्सा ज़रूर होता। अगर आपकी हरकत या आपकी जो फैसले हैं उसका कोई वाइडर पब्लिक पे कोई असर या इन्फ्लुएंस होता, तो ये बात आपकी अच्छा नहीं रेहाम साहब, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि देखिए पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स में जी नहीं रेहाम साहब, इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। जी जी, मैं सवाल का जवाब दे दूं। अच्छा दीजिए दीजिए। पीएमएलएन की तरफ से प्लीज ये सुन लीजिए, पीएमएलएन की तरफ से मुझे कभी सेनेटरशिप ऑफर नहीं हुई। ठीक है, मैंने इसीलिए पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो इसकी तरदीद कर दें। नहीं, अनफॉर्चुनेट है ना रेहाम साहबा कि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। देखिए नहीं, आपका ये होता रहता है, इसलिए सवाल ये जन्म लेता है, ये इसीलिए सवाल लोग करते हैं कि देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें होती हैं
कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं। आप देखें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन थी, कितनी बुरी कैंपेन थी जो कि मुस्लिम लीग नून ने, आप उससे बेहतर जानती हैं। फिर इस तरह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी, इस तरह पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ भी कैंपेन लॉन्च की गई है, ये तो हकीकत है। इसीलिए ये सवाल होता है कि शायद वो उस वक्त वो किसी के कहने पर आपने की थी, तो इस तनकीद का जवाब आप कैसे देंगे? मैंने आपको बता दिया है कि ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, और एक्चुअली अगर आप क्योंकि आप जर्नलिज्म हैं तो अगर आप फैक्चुअल चेक करें तो ये किताब पीटीआई ने लीक की थी, हमने पब्लिश 31 अगस्त 2018 को की। हार्पर कॉलिंस ने ये किताब 2018 में 31 अगस्त को इसलिए पब्लिश की क्योंकि वो पब्लिश बाद में होनी थी, लेकिन पीटीआई के जो फनकार थे, अदाकार थे, गुलूकार थे, उन्होंने मई में ये लीक कर दी। तो ये उनकी पब्लिसिटी थी, ये उनकी कैंपेन अच्छा, थी। वो सिर्फ आप ये बातें कह सकते हैं कि जी, PTI और नहीं कैंपेन- इसलिए भी ये बातें जी। होती है कि देखो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि जो वो बड़ी एक ज़ाहिर है, आप देखें थोड़ा सा ऐसे मामला थे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ना उनको डिस्कस किया जाता तो बेहतर था कि वो उसी तक रहते, उस ताल्लुक तक ही रहते, और अगर ताल्लुक खत्म हो गया तो फिर मजीद उनकी पॉलिसीज के बारे में बात होती है और साथ। अच्छा, एक और सवाल, ये जो पीटीआई में रिफ्ट की बातें आप पहले से करती रही, इसकी भी मैं करेक्शन कर दूं ज़ुहैब, इसकी भी मैं करेक्शन कर दूं कि मेरी कहानी जिस तरह से मैं बताऊं ये मेरा हक है, ज़ुहैब की कहानी कैसी है ज़ुहैब को हक है। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा है, मेरा ख्याल है अब मीडिया को ये प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। 2018 में जब ये किताब आई तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग से एक सफे के ऊपर सारे थे, तब ये और इलेक्शन से पहले जाहिर है, इलेक्शन से पहले इसलिए बातें होती है रहती है। अच्छा, एक और सवाल, अब आगे बढ़ते हैं ना। से पहले इलेक्शन से पहले पीटीआई ने किताब लीक की थी, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट करना चाह रही हूँ। रेहाम खान साहिबा, ये पीटीआई ने टीवी पे बैठ के लीक की जी, किताब। फैसल वावडा तो साहब अब फरमाते मैं हैं, ये बात करना चाहती हूँ कि अब आप ये बात कर रहे हैं, 2018 में किसी की जरूरत नहीं थी मीडिया पे बात करने की। चले आगे, ये तो अब आगे, अब आगे मैं वो बात नहीं करना चले, चाहती। जी आगे। फैसल वावडा साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहिब को अपनों ने डसा, तो क्या वो जो सांप थे उनके साथ, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें जब आप उनके साथ थी? क्योंकि अब तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक तो पीटीआई पहली में बात कितने ये- इश्यूज बन गए हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मैं इस वजह से इंटरव्यूज नहीं देती क्योंकि अगर तो आप पाकिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त क्या तूफान बदतमीजी हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन एक बात जो मैं 2018 में आपको करनी चाहिए थी, तब मीडिया में हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात करते। तो आज जिस शख्स के बारे में आप बात करें उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रही। फैसल वाडा ने क्या कहा है, मैं टीवी नहीं देखती, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन वो बहुत करीबी रहे और मुझे ये पता है कि उनकी उस वक्त जो एडवाइस थी फैसल चलिए, भाई की, आपके वो कोई लिए नहीं सवाल सुनता करते था। हैं कि आप, और ये सही है जी, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी रही हैं, आपने माशाल्लाह बुक भी लिखी, आपने फिल्म भी बनाई। अब आप बताएं कि आपका नया प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, लाइक हम आपको किस तरह से देखेंगे और किस प्रोजेक्ट की हम उम्मीद करेंगे आपसे? देखिए, मैं तो जो कुछ भी कर रही होती हूँ मेरे तो सोशल मीडिया पे बड़ा वाजे होता है। मीडिया पे जिस किस्म की जर्नलिज्म हो रही है, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर एनीथिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर प्रोडक्टिविटी। जिस राह पे मीडिया, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ है, वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि सारा नैरेटिव एक शख्स के इर्द क्यों रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि एसईओ पे जो कुछ हुआ, या सितंबर में जो इकोनॉमी ने पिकअप किया, या मार्केट शेयर्स या मार्केट किस तरीके से इम्प्रूव हुई, उसके बारे में आप मीडिया बात नहीं करना चाहता। तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ, ख़वातीन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं जो कि वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसी के ऊपर मैं शो भी करती हूँ। ये तो बेहतरीन काम चाह रही हूँ बच्चों को रोजगार क्यों नहीं है। खैबर पुख्तनख्वा की आप अब अगर बात करें तो खैबर पुख्तनख्वा में जहां 11 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, वहां नौकरियां अभी तक नहीं हैं। और पंजाब की अगर आप बात करें तो पीएमएलएन की यहां पे मुतवातर हुकूमत रही है, आपके केयर टेकर सीएम भी रहे हैं। और आज आप देखें तो बच्चे, आज एक गैस चेंबर है लाहौर, आज के दिन में गैस चेंबर लाहौर बना हुआ है बिकॉज ऑफ स्मॉग। ये हमारे इश्यूज हैं। बिल्कुल, आप सही करिए, तो बेहतरीन आप काम करिए, जो ये तो काबिल तारीफ काम है। अच्छा, नहीं देखें आप तो मजीद ये मेरे लिए ये सियासत है, सही कह रही है। मेरे लिए ये सियासत है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान की बात ये कि देखिए, पाकिस्तान में सियासी टर्मोइल है, सियासी टर्मोइल रहेगा तो मईशत स्टेबल नहीं होगी, ये तो हकीकत है अपनी जगह। अब ये सियासी टर्मोइल क्यों है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बुनियादी अगर कंट्रीब्यूटर है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीटीआई में ये जो आपस की रिफ्ट चल रही है, आपने इसकी निशानदेही पहले भी की थी
और अब ये खुल के सामने आ चुकी है। बुशरा बीबी अब बाहर आ चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी क़यादत करेंगी। आप लेगेसी की बात करती हैं, ख़ानदान की बात करें, तो यहाँ भी यही होने जा रहा है। क्या आप भी समझती हैं यही होने जा रहा है, बुशरा बीबी लीड करेंगी पीटीआई को, या फिर कोई उनके खिलाफ कोई मजीद रहनुमा उठेंगे? देखिए ज़ुहैब, मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन, पीपीपी या पीटीआई में कोई फ़र्क है। आप लोगों को अगर ये लगता है तो वो इसलिए लगता है क्योंकि प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया है। पीटीआई में वही मौरूसियत है जो कि पीएमएलएन में या पीपीपी में है। पीटीआई में वही मामलात हैं कि वर्कर को पोजीशन नहीं मिलेगी जो पीएमएलएन और पीपीपी में है। ये जो एक आप फ्यूडल या एक एलिटिस्ट अशरफिया वाली सोच जिसको कहते हैं, वो पीटीआई में भी उतनी ही है जितनी पीपीपी और पीएमएलएन में है। अब क्योंकि वाजे हो गया है तो अब मुझे ये कहने की ज़रूरत भी नहीं। जो लॉबीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये जो धड़े होते हैं वो पीटीआई में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि पीटीआई में डिसिप्लिन कभी पार्टी स्ट्रक्चर नहीं रहा। मतलब एक टॉप टीयर, एक सेकंड टीयर नहीं रही। तो फैसल वाडा हो या कोई शाह महमूद कुरैशी हो, वो हमेशा बड़े इनसिक्योर रहते थे कि क्या करना है। वहाँ भी एक क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सिकफेंसी का और बहुत ज़्यादा चापलूसी का एक एनवायरनमेंट था, और जो कर लेता था वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता था। इस वक्त जितने धड़े आपको पीटीआई में नजर आ रहे हैं वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वोट जिसके चेहरे पे या जिसके नाम पे लिया वो तो जेल में बंद है, वो तो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन कभी कोई पंजाब से निकल जाता है, कभी कोई केपीए पहुंच जाता है, कभी कोई बहन अरेस्ट बड़ी खुशी खुशी दे रही होती है, कभी कोई घरेलू खातून जो आज तक हम नहीं, ये तो ना करें ना, खुशी खुशी तो कौन कौन अरेस्ट होता है, खुशी खुशी कौन अरेस्ट होता है रेहान बीबी? ऐसे खुशी खुशी अरेस्ट तो नहीं होता कोई, बड़ी मुश्किल होती है अरेस्ट नहीं, मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रिवाज ये है कि आप अरेस्ट होंगे तो आप लीडर बन जाएंगे। और अडियाला और लखपत की तो अरेस्ट आपने देखा ही है। हमें पता है कि किस किस्म की अरेस्ट होती हैं, और हमें ये भी पता है कि 2 दिन जब वो अरेस्ट में होते हैं और अगर कहीं 1-2 दिन उस किस्म का माहौल बना दिया जाए कि जैसे जेल में होना चाहिए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो हमने देखा है, जाहिर है ये डील जो अभी हुई है ये इसी के नतीजे में हुई है। तो हमें पता है, हमने जेल के हालात देखे हैं, जेल के खाने देखे हैं, हमें पता है कितने एमपीएस क्या क्या खुराकें। डील की आपने बात कर दी है, डील तो डील डिनाई कर रहे हैं भाई वो पीटीआई वाले तो डील के लफ्ज को डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर डील होनी होती तो 9 माह पहले हो जाती। आप दें डिटेल्स, क्या है डिटेल्स आपके पास? देखिए, पीटीआई तो ये भी कहता है कि सादगी का प्रचार भी करता है, हमने तो सादगी नहीं देखी। पीटीआई तो ये भी कहता है कि वहाँ पे जमहूरियत है, हमने तो जमहूरियत नहीं देखी। तो जो कुछ मैंने आई विटनेस अकाउंट इसीलिए लिखा था क्योंकि देयर वाज नो डेमोक्रेसी, इट इज़ नो डिफरेंट। पाकिस्तान में तमाम जो पब्लिक है उसको हमें यही तो धोखा दिया गया कि कोई मिडिल क्लास की जमात आएगी। कौन मिडिल क्लास आपको दिखाई देता है? आपको इसमें पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ है कौन लगता है कि मुस्तहक है? कोई आप जैसा शख्स, कोई लड़का, चले खवातीन को छोड़ दे, आप जैसा कोई लड़का नजर आता है आपको पार्लियामेंट में, या खुदा ना खासा पीटीआई की सफ़ों में नहीं नजर आता? ये जो तूफान बदतमीजी है, ये जो आम पीटीआई ने कर दी है, अब आपको ये एक तरीका राइज है जो कि बाकी पार्टीज में भी है। तो डील तो हुई है, डील तो बड़ी खुशउस्लूबी से हुई है, बहुत प्यारे तरीके से हुई तो है। रेहान साहिबा, फिर क्या उस डील के नतीजे में खान साहब बाहर आएंगे? डील पहले वाज़ेह करते हैं, यानी बुशरा बीबी जो जेल से बाहर आई हैं और अलीमा बीबी जो बाहर आई हैं, ये एक डील हुई है। बहरहाल आप ही करें। ये 26 अमेंडमेंट के लिए मैं कैटेगोरिकली आपको बता रही हूँ कि प्रोपेगेंडा जो कुछ भी कहे, और पीटीआई में अगर कोई क्वालिटी है जो बाकी पार्टीज में नहीं, वो ये है कि वो अपनी बुरे प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी मार्केटिंग से बेचते हैं। हम सबको सीखना चाहिए, दे आर वेरी वेरी गुड एट मार्केटिंग। डील हुई है, 26 अमेंडमेंट के ऊपर डील हुई है, और डील ऐसे ही होती है, कोई इधर से थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है, कोई उधर से। तो रेहान साहिबा, क्या 27वीं अमेंडमेंट पे खान साहिब बाहर आ जाएंगे डील करके? आपको ऐसा लगता है कि अगर 27वीं अमेंडमेंट करवानी है, 27th अमेंडमेंट, तो फिर उसमें भी डील होगी? आई थिंक कि 27th अमेंडमेंट का तो उन्होंने करेक्शन दे दी है। जो हुकूमती स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है 27वीं अमेंडमेंट की अभी तक कोई ना मसवदा आया है, ना कोई ऐसी कोई पेशकश है, तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स दे कैन आल्सो टेक अ यू टर्न, लेकिन मेरा ख्याल है कि 26वीं अमेंडमेंट ही इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जिस पे देखे ना, अब वो शख्स जो कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ को कबूल कर बैठे हैं, एनआरओ ही हुआ है ना ये। अगर कोई बुशरा बीबी अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में
खैबर पख्तूनख्वा जाती हैं, फिर अपने जो सीनियर लेकिन वो तो एक फर्स्ट लेडी के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं ना, कि आप जब एक फर्स्ट लेडी रह चुकी होती हैं, आप कोई गवर्नर रह चुकी हो, तो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो एक प्रोटोकॉल आपको अपने साथ लेके जाएगा, तो शायद उन्होंने भी उसी चीज़ का प्रोटोकॉल। देखिए ये बड़ी एक मासूम अवाम की, या क्या मैं कहूँ कि थोड़ा सा ये एक बहकावे में आप लोग आ जाते हैं। प्रोटोकॉल तब मिलता है जब प्रोटोकॉल मिलने का आशीर्वाद मिलता तो है। फिर इनकलाब वगैरह कहाँ गया फिर वो? देखिए लोगों को लड़वा दिया, सड़कों पे जलाओ घिराव कर दिया, बच्चे पता नहीं कितने मुस्तकबिल उनका खराब हो गया, बहुत से जेलों में पड़े हैं, कुछ लग रहा है कि आर्मी अदालतों में जाएंगे मामलात। तो वो बच्चे कहाँ फिर किससे पूछेंगे? वो इनकलाब कहाँ गया उनका फिर? वो ज़ुहैब, ये बात है करने वाली। आप मुझे बताएं कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सामने एक शख्स बैठे हैं जिनको मैंने 9 मई के वाक़यात से बचाया। मैं आपको बता रही हूँ कि जेलों में वो लोग पड़े हैं जो कि किसी का बहुत ज़्यादा टिकटॉक फॉलोइंग नहीं, या किसी को ये अशरफिया के सर्कल से वो नहीं है। जो आम तंदूर पे बैठा हुआ लड़का था जिसका सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल हुआ, वो अभी तक वहाँ पे है, वो आर्मी एक्ट की नज़र हो जाएगा। और उन लोगों का क्या बना? यही तो मैं आपको कह रही हूँ। इनकलाब आपको सिर्फ पश्तून का बच्चा नजर आता है कि वो आके जिना एवेन्यू पे ब्लू एरिया में आके वो एहतजाज करे, या वो लाहौर तक आए। आपको लीडर नजर आया? मैं यहाँ लाहौर में बैठी थी, आपको लीडर नजर आया जिस दिन एहतजाज की? नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आया। सही कह रही हैं, नहीं नजर आया। आपके लिए एहतजाज करता है। तो फिर केपी का जो बच्चा है, वो बेरोजगार क्यों है? वो ओमान में काम क्यों कर रहा है? उसकी मोहब्बत का इस तरीके से नाजायज इस्तेमाल क्यों हो रहा है? कहीं एहतजाज करना होता है, कहीं आपको बंदे पूरे करने होते हैं, आप केपी से लोगों को लेके आते हैं, लेकिन आज केपी में वो बेरोजगार क्यों है? तो फिर जब कहा जाता है कि खान का तरीका है कि इस्तेमाल करके वो छोड़, तो ऐसा ही तरीका है आप कह रही है कि एक के ऊपर भी हाथ रखा है, दूसरे के ऊपर भी इस्तेमाल करके छोड़ देना, यही तरीका कार है? लेकिन तो रिहाम साहिबा, क्या ये अवाम बेवकूफ है कि उस खान के लिए बार बार बाहर आती है और बार बार आके डंडे खाती है, आंसू गैस लेती है? अशरफिया, मैं पहले ज़ुहैब के सवाल का जवाब दे दूं। अशरफिया जो है वो हमेशा आपको इस्तेमाल करती है। जो गरीब शख्स होता है उसको आप एक सर्कस प्रोवाइड करते हैं, ये रोज का एक मंजर। मैं आपको कह रही हूँ ये बात है ही नहीं। ये जो बातें चल रही हैं इस वक्त, जिसके ऊपर सारे शोज चल रहे हैं, 26वीं अमेंडमेंट हो या कोर्ट में क्या हुआ, ये कौन रहा हुआ या तोशा खाना हुआ, आप यकीन करें मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है। दिस इज अ मीडिया सर्कस। ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि सड़कों पे आप लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं या इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स में चले जाएं, छोटे बच्चे सड़कों पे रात को नंगे पैर भीख मांग रहे हैं। आपका इशू ये है कि आपके बाहर मुल्कों में भी आपका भिखारी जा रहा है और वो वहां से भेज रहे हैं। रही बात कि क्या अवाम बेवकूफ है? अवाम को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि आप उसको एक्सेस नहीं देते। आप क्या अवाम के साथ बैठते हैं? ये जो आपके लीडर्स हैं, इनमें से कोई एक लीडर है जो कभी अपने हल्के में गया हो? आप पीटीआई के लीडर की बात करते हैं या पीएमएलएन के लीडर की बात करते हैं, पूछे ना इनसे, ये अपने हलकों में गए हैं? उधर का पानी पिए? मैं गई हूं ना, मुझे पता है। आज भी जो मिनिस्टर बैठा है और इनके दौर में भी जो मिनिस्टर बैठा था, वो कभी अपने हल्के का पानी उसने नहीं पिया, उसकी रिहाइश वहां नहीं है। क्या जो 5-5 हल्कों से वक्त हमारे पास, वक्त की किल्लत है, कभी हम कोशिश करेंगे, आपको मदू करेंगे कि हमारे रिहाइश सही कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल अवाम तो बिल्कुल डिप्राइव्ड है, उनको कोई हुकूक नहीं मिल रहा है। बेवकूफ इसलिए है जी, अवाम इसलिए बेवकूफ है क्योंकि अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मीडिया के थ्रू बेवकूफ। इस पर मजीद भी रिहाम साहिबा बात करेंगे। वक्त हमारे पास, वक्त की किल्लत है, ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम आपको स्टूडियो में कभी मदू करेंगे, कराची आना हो तो जरूर हमारे स्टूडियो में शाइन में, तो मजीद जरा डिटेल में बात होगी। तो रिहाम खान साहब हमारे साथ थी। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये पॉलिटिक्स में आए, बिकॉज उससे अच्छी बात ये होगी कि ये बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, और जिस तरह से उनको लगता है कि जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर रोशनी डाली जाए, तो वो जब हमें ऐसे लीडर्स मिलेंगे तो हमें पता लगेगा कि जी अगर केपी की आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि वो आए दिन बेवकूफ़ बनती जा रही है, तो कोई तो आए जो उनके लिए आवाज़ उठाए। अच्छा, एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ मजीद बात होगी। राइज एंड शाइन देखते रहिए। वेलकम बैक। कॉफ़ी वगैरह आपने
कॉफी ली या फिर मैं अब तक 2 कप कॉफी पी चुकी हूँ। क्या बात है, देखे ना हमारी टीम कितनी एक्टिव बहुत है, अच्छी है, no जैसे doubt. आप कहती हैं वो। No doubt, no doubt. अच्छा, तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है जी? देखते हैं, पूछते हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरे कराची आते ही इस्लामाबाद में क्या मसले शुरू हो गए, क्या ये वारदातें शुरू लॉ हो एंड गई। ऑर्डर तो की सिचुएशन जरा से अल्लाह माफ करे, क्या हो सवालात गया? इस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 4 वारदातें ऐसी हुई हैं एक ही दिन में, वारदातें एक ही दिन में। और इस्लामाबाद को मोस्ट सेफ सिटी समझा जाता है, सेफ सिटी कैमराज हैं। बिल्कुल, और वफाकी दारुल-हुकूमत है आपका, वहाँ पर सबकी नजरें होती हैं, वहाँ कुछ चीज होती है तो बड़े हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो इतना सेफ समझा जाता है। बिल्कुल। तो हमारे नुमाइंदे सद्दाम ने ज्वाइन किया, मैं उनसे ज़रा जानते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और क्या पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है इन जराइम को रोकने के लिए। सद्दाम, कहिएगा अभी तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पुलिस की तरफ से भी, और ये जो वारदातें हुई हैं इनका अहवाल क्या है आपके पास? देखिए जी, ये गुज़श्ता 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 2 दिनों के अंदर ये 4 बड़ी वारदातें हुई हैं, और एक जो है वो गुज़श्ता रात 5वीं वारदात जो है वो I-8 के साथ जो है वो कचनार पार्क में हुई है। पहली वारदात जो है वो थाना I-9 के इलाके में हुई थी। वहाँ पर भी एक ही मोटरसाइकिल सवार था और उसने बैंक की जो कैश वैन है उसको टारगेट किया। फिर वहाँ से जब वो फायरिंग करके फरार हुआ, उसकी फायरिंग के नतीजे में एक गार्ड जो है वो ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद वो सेक्टर G15 थाना तरनौल के इलाके में उसने एक और निजी बैंक की गाड़ी को जो है वो टारगेट किया। वहाँ पर 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। जो उस गाड़ी का ड्राइवर था वो भी ज़ख्मी हुआ था। टांग में गोली लगने के बावजूद वो गाड़ी को ड्राइव करता रहा और डकैती जो है वो नाकाम हुई। गुज़श्ता रोज़ जो है वो इसी तरह का वाक़या जो है वो पेश आया। सबसे पहले थाना कराची कंपनी के इलाके G9 में वारदात हुई। वारदात करने वाला एक ही शख्स था और मोटरसाइकिल सवार था। SMG गन थी और 30 बोर पिस्टल था उसके पास। वहाँ पर जब उसने फायरिंग की तो उससे मजमूई तौर पर 4 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से 3 जो है ज़ेर इलाज है और एक की हालत तशवीशनाक है। एक जो है उसकी डेथ हो चुकी है। और इसी तरह जब जो चौथी वारदात है वो सेक्टर, लेकिन मुझे बताइएगा कि ये जो शख्स बाइक पे देखा जा रहा है, इसका डेफिनेटली बाइक नंबर भी ट्रेस हो गया होगा या इसके वो जो रूट्स थे वो भी लोकेट हो गए होंगे, तो क्या अभी तक ये पकड़ा गया है या नहीं? देखिए, रूट्स इसके लोकेट हुए हैं। मुख्तलिफ जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वहाँ से इसकी फुटेजेस भी मिली हैं, लेकिन जो बाइक है वो ये तब्दील कर रहा है वक्तन फ़क्तन। हर वारदात में बाइक जो है वो चेंज करता है। पिछली वारदात में बाइक और होता है, अगली वारदात में तो क्या ये एक ही ग्रोह है? तो ये एक ही ग्रोह है, एक ही गैंग है? ये एक ही लड़का जी देखिए, ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये एक ही शख्स है, ग्रोह नहीं है। एक ही आदमी है जो मोटरसाइकिल पे आता है, फायरिंग भी करता है, बैंक को लूटता भी है, कैश भी ले जाता है, लोगों को ज़ख्मी भी करता है। एक जो रेस्टोरेंट का मुलाजम है गुज़श्ता रोज़ उसकी डेथ भी हुई है और फिर उसके बाद ये फ़रार भी हो जाता है। और जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि पूरा जो है वो एक फिल्मी सीन होता है कि बासानी आता है, फायरिंग करता है, लोगों को ज़ख्मी करता है, मारता है और कैश जो है वो छीनता है और फरार हो जाता है। अभी तक जियो फेंसिंग या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकी जिससे इस बंदे को लोकेट किया जा सके, क्योंकि ठीक है बाइक तो उसका चले चेंज कर लिया उसने बाइक, बट कुछ अभी तक क्या इस्लामाबाद पुलिस ने किया ही नहीं ऐसा? तो क्योंकि मैं इस्लामाबाद से, मुझे पता है ऐसा तो इस्लामाबाद में हो ही नहीं सकता। भी होंगे यकीनी तौर पे, ऐसा नहीं हो 100%। सकता बट आप देखें कि वो अकेला बंदा आ रहा है बाइक के ऊपर, वो अकेला ही वारदात करके जा रहा है, तो ये क्या एक बहुत ही अजीब सोचने वाली बात है कि इसमें इस वक्त पुलिस क्या काम कर रही है? क्या ये पुलिस सिर्फ सिग्नल्स पे ही है कि सिग्नल्स पे आपके जो इन्होंने प्रॉब्लम्स करनी है उस पे आप पे चलान कर दें? गुज़श्ता रोज़ IG इस्लामाबाद की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं और जहाँ जहाँ पर वारदातें हुई हैं वहाँ पर जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शनाख्त की गई है, जिनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस को ये डाउट है कि इन्हीं में से कोई लोग जो हैं वो इन्हीं में से जो है वो कोई एक मुलज़म हो सकता है। तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सदाम, आपने डिटेल्स दी। और जरा स्क्रीन पे थोड़ा सा अगर दिखा सकते हैं ये कार्रवाई किस तरीके से दंदनाता हुआ वो आ रहा है, असलहा लहरा रहा है। लेकिन आप ज़ुहैब देखें, सबसे डे लाइट में वो कर रहा है, डे लाइट में अकेला बंदा आ रहा है, बाइक पे आ रहा है वो, और वो बाइक पे ही सारी वारदात। ये देखिए, ये चल रही है फुटेज, आप देखें ये बाइक पे आ रहा है शख्स और बहुत बासानी सहूलत के साथ असलहा उसके हाथ में वो फायरिंग करता है, असलहा लहराता है बाकायदा और उसके बाद निकल जाता है। अच्छा, एक वारदात हो जाए, दूसरी वारदात, तीसरी वारदात, 5 वारदातें गुज़श्ता 2 दिनों में हो चुकी हैं और पुलिस अभी तक इसको
ट्रेस करने में कामयाब नहीं हुई है, तो बड़ी एक अलार्मिंग बात है, तशवीश की बात है, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर। जी तो जनाब ये तो सूरत हाल है कि देखना पड़ेगा इस्लामाबाद पुलिस को। पे ब्रेक के बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हम जब यहाँ कराची आते हैं तो बड़े फ़ख्र से कराची वालों को बताते हैं कि जी इस्लामाबाद में तो बड़ी सिक्योरिटी है, हम तो बड़े मज़े से वॉक करते हैं, हम तो हाइक करते हैं, ये करते हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद में ये होने लगे कि एक आदमी जो है वो आता है बाइक के ऊपर, अकेला आता है, उसने कोई शील्ड नहीं पहनी हुई, कोई ड्रेस नहीं पहना हुआ, आता है, वो फायर करता है और जो अपनी वो एक वारदात है वो वारदात करके चला जाता है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि कैपिटल है आपका, जिसको आए दिन आपने कंटेनर सिटी बनाया होता है, उस दिन तो बड़ी पुलिस होती है। आज क्या हो गया आपको? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे दिल के भी बड़े करीब हैं, उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए। तो लंदन से सैर तारीख। अच्छा, एक और ये जो पेशरफ भी हुई है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनिशिएटिव लेकर उनको ज़रा फैसिलिटेट किया है, और खुसूसी अदालतें, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल वो भी मंजूर कर लिया है। तो क्या समझते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? सैर तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लंदन में हैं आप, क्या करती हैं और क्या यानी प्रोफेशन आपका क्या है, किस तरीके से आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं, ज़रा बताइए। ऑनेस्टली यहाँ पे मैं 10 साल पहले आई थी, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ। एस्टेब्लिश कह लें, स्टेबल कह लें, बट यहाँ पे बहुत वर्क हार्ड किया मैंने, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और अभी भी कर रही हूँ। अभी भी बीइंग अ मम ऑफ 2, I've got 2 kids माशाल्लाह। I'm still doing 2 jobs. मेरा हस्बैंड भी जॉब करता है फुल टाइम, बट आई एम स्टिल डूइंग 2 jobs, मॉर्निंग में और नाइट में। मतलब कह लें कि जान मारनी पड़ती है यहाँ पे आपको नॉर्मल अर्न करने के लिए, और स्पेशली जब आपकी फैमिली हो जाए तो उसके लिए आपको स्टेबल करने के लिए, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। और टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के सिर्फ फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है, बट मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है जब हम पाकिस्तान में होते थे और सब कुछ हुआ हुआ मिलता था। लाइक लिटरली हर चीज़ हुई हुई मिलती थी, काम वाली आती थी, हमें बाहर से कुछ चाहिए होता था किसी को भी भेज के मंगवा लेते थे। यहाँ पे हर काम हमें खुद करना पड़ता है, हर काम चाहे वो आपने बाहर बताइएगा कि आपने जब सारे काम खुद करने हैं, डबल जॉब भी करनी है, माशाल्लाह यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, फैमिली को भी देखना है, मुलाजिम भी नहीं, फिर भी सारे पाकिस्तानी जो हैं उनका रुख जो है वो बाहर के मुल्क की तरफ ही होता है। तो आप इसको क्या समझती हैं कि ये अलमिया है हमारे लिए कि हम लोग अपनी इतनी फैसिलिटीज़ छोड़ के बाहर के ममालिक में हम डबल नौकरी कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, बट हमें यही होता है कि जी पाकिस्तान छोड़ दें? इसको आप किस तरह से देखती हैं? ऑनेस्टली इसके इस नज़रिए के भी 2 रुख हैं। अगर आप देखें, अगर आप लोग जॉब डेवलप करें पाकिस्तान में, अगर आप लोग लोगों को प्रोवाइड करें कि वो जितना मेहनत करें उतने उसके बरक्स उन्हें पैसे भी मिले। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 घंटे का काम करती हूँ, वो लोग 1 घंटे में खून निचोड़ते हैं हमारा, लेकिन उस 1 घंटे की उतनी कीमत भी मिलती है। अगर फाइनेंशियल हालात पाकिस्तान के बेहतर हो जाए तो ट्रस्ट मी, हम में से कोई बाहर ना रहे, क्योंकि जितनी बाहर जलालत है और जितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है उसके बरक्स हम लोग अपने मुल्क में प्रेफर करेंगे। बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होते हैं, आपको उतने पैसे। अच्छा, जैसे आप फास्ट फूड चेन में काम करती हैं और आपने बड़ी मेहनत की है, आप जो पाकिस्तानी दीगर यूके आना चाहते हैं उनको किस तरीके से आप मदद फराहम कर सकती हैं ताकि वो भी आए और रोज़गार के लिए, जैसे आपने कहा फाइनेंशियल सूरत हाल पाकिस्तान की कोई अच्छी नहीं है, जॉबलेसनेस है, तो इसमें कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अपने वतन के लिए पाकिस्तान? देखें ऑनेस्टली मेरी फैमिली के भी बहुत सारे लोग आए हैं रिसेंटली, और मैं भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो यूके आए हैं। सबसे पहले मैं उन्हें एक मशवरा दूंगी कि मेक श्योर यू डू योर होमवर्क बिफोर कमिंग है। मतलब आप अच्छे तरीके से रिसर्च करके आएँ। यहाँ पे जो केयर टेकर की वीज़े दे रहे हैं लोग, बहुत सारी कंपनियां फेक बैठी हैं। मेरी नज़रों के सामने, मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ है कि उन्होंने वीज़े अप्लाई किए हैं, पैसे दिए, वीज़े लगे नहीं, या यहाँ आए उसके बाद वो कंपनीज बंद हो गई हैं, तो इन दी एंड उनके पास वापस जाने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप आ रहे हैं तो सिर्फ 1-2 साल का सोच के मत आए, आप सोचें आपने बैकअप प्लान क्या रखना है। अगर ये नहीं हुआ तो आपने यहाँ पे स्टे करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, ऑब्वियसली जो बाहर से, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो अपना सब कुछ बेच बाच के आते हैं, सारे माल दौलत सब कुछ बेच बाच के आते हैं। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो आप लोगों ने आगे खुद को स्टेबल कैसे करना है ये सोचें। सिर्फ आना एम नहीं है, क्योंकि यहाँ के रूल्स और लॉज अब इतने सख्त हो गए हैं कि ऑनेस्टली मैं बोल्ड होके बोलूँगी, लेकिन यूके ने ना ये जानबूझ के वीज़े खोले, स्टूडेंट वीज़ास और केयर टेकर वीज़ास, क्योंकि इनकी इकॉनमी डाउन हो रही थी। तो इन्होंने ये वीज़ास खोले ताकि ये हम लोगों से पैसे लें और यहाँ पे लोग बुलाएं, लेकिन आगे उन्होंने उसका हल भी रखा है।
उन्होंने लॉज बहुत सख्त रखे हैं कि आपके पास इतनी मेहनत करने के बाद इतना ज्यादा आप लोग अर्न करते हैं, वो पूरा नहीं पड़ता, फिर आपके पास वो कोई चारा नहीं बचता कि आप लोग वापस चले जाएं। अभी इन्होंने जो स्टूडेंट वीजा पे लोग आ रहे हैं उसके साथ वो अपने लाते थे फैमिली मेंबर्स आते थे, उसका भी उन्होंने लॉ चेंज कर दिया। लेकिन आप एक कि चीज़ आपके बताएं family कि members इतनी आ ही सकते हैं। हार्डशिप्स फेस करते हैं हम लोग, मतलब पाकिस्तानी वहाँ जाके, कभी फ्रॉड हो गया, कभी वो सुना है कि जी क्राइम रेट भी बहुत है यूके में, बट बहुत, फिर भी हम लोग बहुत डबल नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हम वापस नहीं आते पाकिस्तान। लाइक कि जो भी जाता है उससे जब आप रब्ता करो तो वो कहते हैं कि जी ठीक है लेकिन हम वापस नहीं आ रहे। तो अब ये भी बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि हम वहाँ की सख्तियाँ तो बर्दाश्त कर रहे हैं बट वापस आने का नाम नहीं ले रहे? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि यूके वो हड्डी है जो गले में फंस जाती है, जो आप ना थूक सकते हैं और ना निकल सकते हैं। अच्छा, वतन के लिए कुछ क्योंकि कहिए, आप लोग यहाँ अपने पे वतन के लिए जितना- कुछ कहिए। आप अपने वतन को याद किस तरह करती हैं? आप लोग आपको देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगी? कोई शेर के जरिए कोई इजहार करेंगी, कोई गाने के जरिए इजहार करेंगी, बताइए। ना मुझे शेर आते ना मैं गाना गा सकती, सही मेरी आवाज बहुत खराब है। अच्छा तो चलिए दो बताएं, जुमले कहते हैं। पाकिस्तान की क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा मिस करती हैं वहाँ पर? अपने वतन की मिट्टी की खुशबू, जब बारिश होती है ना, और जब क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती थी, तो जब बारिश होती थी ना और एकदम से हर चीज निखर जाती थी। यहाँ पे तो बारिश को मनहूस माना जाता है, वहाँ पे नेहमत मानी जाती थी। वहाँ पे हम कैसे हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करते थे, Enjoy जिन चीजों करते को हम यहाँ पे बिना देखे बिल्कुल। गुजर जाते हैं। सहर, बहुत शुक्रिया, हर चीज़। आपने हमें वक्त दिया, यूके से हमें ज्वाइन किया, और वो यादें, पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू मिट्टी की खुशबू और वो जो बारिश होती इस्लामाबाद थी, की मिट्टी की खुशबू है वो तो कुछ स्पेशल ही है। वो तो- बारिश में क्या मजा होता है, फिर वो No doubt। पकौड़े और समोसे और सारी चीज। अच्छा, हमें डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक लेना है, ब्रेक पकौड़े लेना। समोसे की तरफ ना जाए आप। वो लंबा ही टॉपिक हो जाएगा, आज वैसे भी हम फूडी लगे हुए हैं तो ठीक है। जी, तो ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर राजेश शान में आपके सामने। कैसे वैसे आपको मजा आ रहा है शो करते हुए? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कल वैसे आप लोगों ने मुझे अलविदा कह दिया था लेकिन फिर मुझे दोबारा आना पड़ गया, तो आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के जो मसाइल है ना, उसमें सबसे बड़ा मईशत का मसला है। No doubt। और मईशत इस संभलती मईशत कहा जा सकता है, इसको कोशिश की जा रही है कि किस तरह इस लोगों की सूरत हाल भी बेहतर हो, और जो अवाम महंगाई से पिसे हुए हैं उसके लिए स्टॉक में पाकिस्तान का फॉर्म रुझान जो करना, है, मार्केट हाँ, में किस- रुझान किस- बड़ा ज़रूरी है। Exactly। तो जनाब, कई सालों के बाद पाकिस्तान की मईशत में ठोस बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। Finally। जी फाइनली। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। सिर्फ अक्टूबर में इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स यानी 12% का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तानी मार्केट दुनिया भर में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाली मार्केट बन गई। 91,000 आप देखें, माशाल्लाह। 81 की बात हो रही थी, 91,000 पे Finally। तो इसकी क्या यानी वजूहत है, क्यों क्या तब्दीली आई है पाकिस्तान में कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है? इसकी जो वजूहत हैं वो हम अपने गेस्ट से ही पूछ सकते हैं क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है शाहिद अली हबीब, वो CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। तो उनसे पूछते हैं कि सर बताइएगा कि जो स्टॉक है, जो स्टॉक मार्केट में ये जो इतनी तेज़ी हो रही है अचानक से, इसकी क्या वजूहत है? और ये तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, तो वजूहत भी इसकी बता दें कि ये कैसे एक सरप्राइज़ हमें मिल गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक वालेकुम यू सो मच। मार्केट जो है 46% जो है माशाल्लाह से इस साल इस कैलेंडर ईयर में बढ़ी है। और जैसे आपने महंगाई की और मईशत की बात करी अभी आपने, तो इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी खासी हमने देखी इस साल। और आपने देखा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे खासे कम हो गए हैं। 6.9% का जो है सितंबर का इन्फ्लेशन का नंबर आया। और इसके अलावा जो है आगे के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्दर कम हो सकता है। तो ये जो महंगाई में कमी हो रही है और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अभी 17.5% है। और इंशाल्लाह 4 नवंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, इसमें फर्दर 2% जो है वो डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो 15 के तो जो अंदर मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। और जो फिक्स इनकम में जो इतनी लिक्विडिटी जो है वो यूज हो रही है, उधर यूटिलाइज हो रही है, वो कन्वर्ट होके एक्विटीज की तरफ आ रही है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है सारा का सारा पैसा जो है वो एक्विटीज की तरफ आ रहा है और इसकी वजह से मार्केट बढ़ रही है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है? आप देखें, जो मार्केट का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है ना इस वक्त, वो अभी भी 4.5 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। और इसमें सबसे
अच्छे जो ब्लू चिप सेक्टर्स हैं उसमें एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसके अलावा इवन सीमेंट ने भी अच्छा खासा, बैंक्स ने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है जब बहुत ज़्यादा होता था। अब इसके अलावा इस साल में अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर, ईएनपी कंपनीज, फर्टिलाइजर और सीमेंट कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इन सब की वजह यह है कि एक तो स्टेबल अर्निंग्स हैं इनकी, और इसके अलावा डिविडेंड यील्ड जो है वो बेहतर है क्योंकि इन्वेस्टर को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो डिविडेंड होती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि आपने कहा स्टेबल अर्निंग, बट व्हेन यू आर इन पाकिस्तान यू नेवर नो कि वो स्टेबल अर्निंग आपकी कब मतलब डिस्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। तो इसमें क्या, अगर जिस तरह से एक पॉजिटिव गया है, अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो वो भी तो हो सकता है, लाइक जिस तरह से ऊपर जाते हो उस तरह से नीचे भी तो आता है। इस सिचुएशन में फिर क्या होगा? मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल, यानी मार्केट उस तरह नहीं है ना, स्टेबल होनी चाहिए तो फिर लॉन्ग टर्म। जी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। इसमें इसी वजह से वो सेक्टर ज़्यादा बड़े हैं जिनमें पिछले 4-5 साल से स्टेबल अर्निंग रही है, और वो पाकिस्तान में जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था उसमें भी उनकी अर्निंग बेहतर रही हैं, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आए हैं। ये ईएनपी कंपनीज जो है इनका डॉलर लिंक्ड रेवेन्यू होता है, और इनका जो है वो एक्सप्लोरेशन और ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस की जो कंपनीज हैं इनमें एक स्टेबल अर्निंग होती है। फर्टिलाइज़र चूँकि हमारी एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेबल अर्निंग होती है। तो चाहे वो चैलेंजेस भी आए तो भी उसकी अर्निंग्स अच्छी रहती हैं। कंज्यूमर सेक्टर जो है उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अच्छा, एक और चीज़ शायद साहब, ये हमेशा कहा जाता है जब भी मार्केट से हम तज्जियाकारों को लेते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी ज़हर कातिल है मार्केट के लिए। तो क्या कोई सर्टेनिटी आ चुकी है मार्केट के अंदर? और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करते रहे, जिसकी ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहा है, क्या वो आती देख रहे हैं? वो भी एक फैक्टर है ये जो मार्केट ने बूम किया है? जी बिल्कुल। आई मीन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो बेंचमार्क होता है। और ये हमने देखा कि पिछले इलेक्शन के बाद और इसके बाद आगे हमने बहुत सारा जो है वो ऑन बोर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स बल्कि इसमें शामिल हो रहे हैं, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासे जो है वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा डेली ट्रेडेड वैल्यू जो वॉल्यूम्स हैं वो अगर पिछले साल $28 मिलियन के होते थे तो अब $100 मिलियन के करीब हो गए हैं डेली ट्रेडेड वैल्यू। ये इस चीज का क्रेडिट क्या गवर्नमेंट को जाता है, और गवर्नमेंट का क्या किरदार होता है स्टॉक मार्केट के अंदर? देखिए, गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री आईएमएफ को ऑन बोर्ड किया और आईएमएफ की गाइडलाइंस को पूरा किया, जिसकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और जो सब्सिडीज जो है वो पास ऑन कर दी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के और जो बजट डेफिसिट था उन्होंने उसको कर्टेल करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एससीओ समिट आप देख रहे हैं, ये जो एससीओ समिट की बात भी और एसआईएफसी का जो कयाम अमल में लाया गया है, ये कितना सिग्निफिकेंट है और कितना इसकी वजह से ये मामला बेहतर हो रहे हैं? जी, एसआईएफसी की वजह से ये हो गया ना कि अब वन विंडो जो है वो हर किसी के लिए एक वो हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। उनको पता है कि यहाँ पे जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो प्रोसेसेस हैं वो उन्होंने कर्टेल कर दिए, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस आ गया कि पाकिस्तान में अगर हमें किसी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से अगर हमें अप्रूवल मिल जाए या फैसिलिटेशन हमें मिल जाए तो इसके बाद आसानी से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, रियल एस्टेट में, इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। और जो भी तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एक अच्छी खबर लोगों तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपना अब आप क्या सोच रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात की होती है, पहले आपके खर्चे तो पूरे
हो जाए। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर कोई बंदा है जिसके पास बहुत पैसे हैं तो वो क्या सोचे कि चलो अब स्टॉक मार्केट में लगा वो तो दें। कहीं भी कुछ भी कर ले, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं ना, वो तो कुछ भी देखता है कि कहाँ लेकिन मुझे अगर कोई लगाना मेरे जैसा है अब जो मेरे बेचारा जैसा जीरो बंदा, से स्टार्ट कर एक रहा ऐसा है। आदमी जिसके पास मैंने बताया था पहले भी कि 10 दिन रह जाते हैं जब महीने में, तो मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। कि आपके साथ नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ होता है और आपके तो फिर और फिर महीने के आखिरी देखिए 10 जब पैसे दिन नहीं होते ना जेब में तो दिल का मौसम भी खराब हो जाता है। अब दिल का मौसम खराब होता है, दिल का अच्छा, मौसम याद आ हाँ, गया। आपने दिल का मौसम कहा, मैंने कहा वैसे मौसम की तरफ चले जाते हैं चले क्योंकि मौसम की तरफ। दिल के मौसम पे बात नहीं करनी चाहिए। वो दिल का मौसम मेरे ख्याल से वो दिल को ही पता होता है कि क्या मौसम है, कि क्या मौसम है। मुल्क लेकिन के देखिए मौसम पे असरअंदाज करते होता है हैं। मौसम, दिल का मौसम। अगर बादल है, बारिश हो रही है देखिए तो आपका डिपेंड करता है आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है। अगर तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है तो यू विल एंजॉय द बारिश, आपको मौसम बड़ा खुशगवार लगेगा, बड़ा रोमांटिक लगेगा। लेकिन अगर आपके दिल में कोई मसला चल रहा है तो बारिश फिर तो sad हो आपको जाएगा। आपको लगेगा एक तो मैं आगे बैठा था अफसोस के साथ, ऊपर से बारिश ने लेके मुझे और सैड बना दी, क्योंकि देयर आर पीपल जो बारिश के साथ थोड़ा सेंटी फील करते हैं। बिल्कुल पुरानी यादें आती हैं। अच्छा, अब एक अजीब सी मौसम में जो तब्दीली आ रही है, माहौलियाती तब्दीली, दुनिया इससे मुतासर हो रही है और अजीब व गरीब से मामलात हैं। जैसे लाहौर में आप देखें कि अभी सर्दी आई नहीं है पूरी तरह और स्मॉग ने घेर लिया है लाहौर को, और कराची का आप देखें अभी मंथ एंड हो गया है और उसके बाद भी सर्दी नहीं आ रही है, शदीद गर्मी है, लग ऐसा रहा है कि जून जुलाई है, नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी हो रही है। तो क्या हो रहा है यही तो ये? ब्यूटी है ना पाकिस्तान की, आपको सब कुछ मिल रहा है अच्छा, ये पाकिस्तान beauty के है। अंदर। ठीक है, पैकेज देखना। हाँ, पैकेज देखते हैं। पैकेज के बाद आते हैं कि ये मौसम क्या कर रहा है हमारे साथ, खेल खेल रहा है कोई। देखिए पैकेज। एक मुल्क कई मौसम, कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं स्मॉग, कहीं गर्मी। वादिये नारान के सयाहती मुकाम बट्टा कुंडी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। 12 इंच बर्फबारी के बाद हसीन वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत के पहाड़ों पर भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में है। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। लाहौर का AQI हसास और कमजोर अफराद के लिए मुजरे सेहत है। शहर कायद में मई और जून का समा है। सूरज आग बरसा रहा है। कराची में दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। महविश कराची से। जी आप देख रहे हैं और सुजैन लिख रही है कि भाई हमारे साथ कौन कौन है। इतने प्यारे हमने प्यारे तो- नाम होते हैं लड़कियों के कि मैंने कहा कर इसको तो करते हैं। कराची, हाँ। इस्लामाबाद और लाहौर लाहौर। का मौसम उसका अच्छा, अहवाल तीनों जो बेसिक जगह थी ना आप लोगों ने वो उठा ली। जी। तो जी हमारे साथ मौजूद है कराची से मोना सिद्दीकी और हमारे साथ में समना मौजूद है लाहौर से, और लाहौर पे तो मैं लाजमी बात करूंगी। और माय फेवरेट प्लेस इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद से है हमारे साथ महविश। तो पहले महविश से बात करते हैं। महविश बताइएगा कैसा मौसम जा रहा है इस्लामाबाद का? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के मौसम की अगर बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते जा रहा है। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हुई थी, जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और जो मौसम है वो अब सर्द हो चुका है। सुबह से अभी तक जो है वो सर्द हवाएँ चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी जो है वो फील हो रही है, महसूस हो रही है। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद में जो मौसम है, यानी अगर हम बात करें कि सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी आ गई है, और वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब सर्दी आएगी, कब हम जैकेट्स जो है या स्वेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो महकमा मौसमियात की तरफ से उनके लिए खुशखबरी भी आ गई है कि इस तरह इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम अब तब्दील होगा। गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई थी उसके बाद जो अगर बात करूँ मारगला पहाड़ियों की, तो उसकी भी जो नज़ारा है वो मज़ीद हसीन हो गया है और सब्ज़ जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो कुछ दिनों से अबर आलूद था और बारिश की बाद जो है वो मौसम अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हवा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, तो एक खूबसूरत नज़ारा भी जो है वो अब लोग जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है। और जो मारगला पहाड़ियों का जो व्यू है वो भी मज़ीद जो है वो हसीन हो गया है। अगर मैं दर्जात की बात करूँ तो आज जो दर्जात है इस्लामाबाद में वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर धूप मज़ीद इस तरह लगे तो दर्जा जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ शहर है, यानी अगर मैं मरी की बात करूँ, नतिया गली की बात करूँ, तो उसमें भी मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो सकता है और वहाँ पर भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेश गोई जो है वो कर दी है। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो है
वो तैयारी कर लें, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील होने वाला है। और अगर वो जैकेट्स और स्वेटर्स का जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस्तेमाल होंगे, तो अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रात का वक्त जो है वो उसका मौसम काफ़ी हद तक है, और रात के औकात में मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो जाएगा। जी, मौसम सर्द हो गया, मौसम सुहाना भी हो गया, तो वो कहते हैं हाँ, मुझे खैर याद आ मौसम गया, छोड़े। सुहाने। लेकिन इस्लामाबाद में सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ आ गई गई है। तो वो जो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई, वो तो नहीं आई है, लेकिन सर्दी आ गई। सर्दी आ गई है, लेकिन एक बड़ी एक तफ्तीश की बात है कि ये इस्लामाबाद और लाहौर, इनमें 4 घंटे 3.5 घंटे इतना है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ इस्लामाबाद जहाँ का इतना खुशगवार मौसम है, क्योंकि इस्लामाबाद से हूँ, मुझे पता है कि कितने मज़े का मौसम होता है इस वक्त इस्लामाबाद में। और अब दूसरी तरफ आप देखें कि लाहौर में स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स वो इतना बुरा हो चुका है कि यूँ आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो क्या रहे। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं मिस समना लाहौर से। समना साहिबा, बताइएगा कि स्मॉग की क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में, और क्या गवर्नमेंट ने इकदाम क्या लिए हैं स्मॉग को ख़त्म करने के लिए? और मास्क कहाँ है आपका? जी देखिए, मास्क तो मैंने लगाया था, लेकिन चूंकि लाइव हो रहा था तो मैंने उतार दिया है। और मौसम की बात की जाए, स्मॉग की बात की जाए, तो मौसम जैसे जैसे तब्दील होता जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमेशा की तरह इस साल भी लाहौर की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि स्मॉग ने लाहौर को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया। और इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। और एयर क्वालिटी इस इंडेक्स जो इस वक्त है 250 तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। महकमों की बात की जाए, जो सारा साल इकदाम करने की हिदायत जारी करते थे, उनकी कारकर्दगी भी सामने आ रही है कि उनकी जो कारकर्दगी है वो कागज़ी कार्रवाई तक ही महदूद है। क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल तक जो है वो पहुँच चुका है। और शहरियों से जो है वो अपील की जा रही है। अच्छा, वैसे समना, मैं और सुजैन आपस में बात कर रहे हैं, मैं और सुजैन कुछ बात कर रहे थे, कोई गेम्स भी अनाउंस कर दिए क्या मरियम साहिबा ने? मरियम साहिबा ने एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल अनाउंस कर दिया। चले इंडोर होता तो और बात थी, अब बच्चे हैं, बच्चों की सेहत को खतरा है। आप किस तरह से ऐसी सूरत हाल में, जब लोगों की जानें जा रही हैं, जब उनको इंडोर रहना चाहिए, आप लोगों ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल रख दिया? तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रही, इस पर बताइएगा। आपने तो 250 बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन जो मेरे पास जो रिपोर्ट थी वो तो ये था कि 900 प्लस क्रॉस कर गया। तभी तो ये पाकिस्तान जो है इस वक्त लाहौर खास तौर पे वो दूसरे जो गंदे आलूदा शहर है उनमें दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये बताइएगा कि ये किस तरह से कोई स्पोर्ट्स इवेंट रख सकते हैं? जी देखिए, जैसे कि आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेंज होता रहता है और वक्तन फ़वक्तन हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि 700 900 क्रॉस कर चुका था। चूँकि मुतलका इदारे ये बताते हैं कि लाहौर में 80% जो है ट्रांसपोर्ट में इजाफा हो चुका है। और ट्रांसपोर्ट में इजाफे के पेश नज़र गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बन रही है, जिससे जो है स्मोक में भी इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत पंजाब ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी अब इनकाद करने जा रही है। तो हम देखते हैं कि हमेशा जब भी मौसम तब्दील होता है, स्मोक आती है, तो इस तरह के फेस्टिवल्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकाद भी किया जाता है। साइकिलिंग रेस का इनकाद किया जाता है, ताकि जो है लोग जो है वो स्पोर्ट्स की जानिब आएँ और जो व्हीकल्स की जानिब जो है जिनसे धुआं निकलता है उनकी जानिब कम जाएं। क्योंकि ये सेहत के लिए भी जो है ये फेस्टिवल जो है वो ज़्यादा सेहत के लिए तो वो तब अच्छा होगा ना जब हमारी एयर क्वालिटी, जो चीज़ हमने इनहेल करनी है वो हमारे लंग्स के लिए अच्छी होगी। अब हम ये सोचेंगे जी हमने अब क्वालिटी को बेहतर बनाना है तो चले साइकिल पे आ जाते हैं, तो अगर हमने सूंघ लिया उसको और हमारे फेफड़ों को मसला बन गया तो ये तो बहुत ज़्यादा। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी तौर पे आप घर से बाहर ना निकले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब और मुतलका इदारों की जानिब से ये अहकामात भी जारी किए गए कि स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उसमें आवाम जो है वो भी ज़्यादा ताउन करे। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा, क्योंकि स्मोक के असरात के पेश नज़र और लाहौर से जो है शहरी जो है कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। समना हमारे साथ ही रहिए आप। लाहौर से मुतालिक तो आपने बताया कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और देखिए हम हंसते मुस्कुराते लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, प्लीज घरों में बैठे रहिए। मोना, आप बताइए, कराची में मुंतजर हैं कि कब सर्दी आएगी, सर्दी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। जरा आंखों देखा हाल में बताइए इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है आउटडोर खड़े होकर? जी बिल्कुल रोहित, आउटडोर खड़े होकर के सिर्फ गर्मी ही महसूस की जा रही है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि रवा माह यानी कि अक्टूबर जो है, अगर हम ये कहें कि अक्टूबर
कराची के लिए सेकंड समर साबित हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक था उसमें तो दर्जा हरारत फिर भी कदरे बेहतर था, लेकिन इन गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जो दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, तो उसने तो कराची वालों को वाकई बड़ा तंग और परेशान करके रखा है। जबकि महकमा मौसमियात ने जैसे 2 दिन पहले भी पेशगोई की थी कि अब जो है शहर का दर्जा हरारत ग्रेजुअली 1 से 2 डिग्री कम होगा, तो हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी कराची का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन का वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड गया, यानी कि जो 39 से 40 था वो 35 डिग्री तक आकर रुका है। और आज का भी जो दर्जा हरारत है फोरकास्ट जो दी गई है उसमें 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। 34 से 36 जाएगा तो फिर जो भी अगर आपने स्वेटर्स वगैरह निकाल लिए थे तो दोबारा उनको रख दीजिए, क्योंकि अभी इस्लामाबाद का रुख कर लीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का रुख है। इस्लामाबाद का रुख तो सबका रुख वहीं पर ही होता है ना, वहीं से सब कुछ होता है, सब कुछ जो भी होता है पाकिस्तान में इस्लामाबाद से ही होता है। आप समझ रही मेरी बात? तो इस्लामाबाद से हमें महविश ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से सबना ने हमें ज्वाइन किया, वहाँ का वालों ने बताया, कराची से मोना सिद्दीकी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पर मजीद बात करनी है हमने, वेदर चेंज पूरी दुनिया में ही एक इशू बना हुआ है, तो मजीद बात करते हुए हम बढ़ेंगे। मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया जो कि माहिर माहौलियात हैं, और हमें डॉक्टर राना जवाद साहब ने जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जानते हैं कि वेदर चेंज हो क्यों रहा है, कैसे नए नए तजुर्बात हम कर रहे हैं इस वक्त। जी सुजैन। अच्छा मैं सवाल करूं? अच्छा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम साहिबा। मरियम साहिबा बताइएगा कि ये जो इतना सब इशू बन रहा है कि कहीं पे स्मॉग का इशू आ रहा है, कहीं पे सर्दी हो रही है, कहीं पे गर्मी लग रही है, तो ये किस तरह से हो रहा है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है या पाकिस्तान में कुछ इशू आ रहा है ऐसा, या हम कोई ऐसे इकदाम नहीं कर पा रहे कि हम अपने माहौल को जो है अपने अंडर कंट्रोल ले सके? जी ये जो डिफरेंट आपने शहरों का दर्जा हरारत बताया, बेसिकली आप देखें तो इनकी लोकेशंस भी इस तरह से हैं कि इस्लामाबाद जो है वो एक हिली एरिया है और हिली इलाकों के करीब, मरी के करीब है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको उसी तरह का नजर आता है। ऐसे तरह कराची एक साहली इलाके के करीब है तो वहाँ पे इम्पैक्ट और तरह का है। लाहौर एक बहुत आबादी वहाँ पे ज्यादा है, तो आपको लोकेलिटी के हिसाब से भी ऑफ कोर्स आपका क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबली आप देखें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज अ कंट्री देखें, तो जो आपके डिलेड अभी तक आप देखें कि नवंबर आने वाला है और अभी तक जो है वो आपकी गर्मियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो एक क्लाइमेट में शिफ्ट आपके आता है, ये आपकी जो ग्लोबल एमिशंस हैं, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का एहसास जो होता है इंडस्ट्रीज की वजह से और गाड़ियों की वजह से, उसकी वजह से आपके जो पैटर्न्स हैं आपके क्लाइमेट के वो चेंज होते रहते हैं। जहाँ तक स्मॉग का ताल्लुक है, आप जो लाहौर का जिक्र हो रहा था उसमें ऑफकोर्स आपका हम काफ़ी अर्से से डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो इंडस्ट्रीज हैं और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर उस तरह से काम नहीं हो रहा है आपके, तो उससे जो एमिशंस आपकी रिलीज होती हैं। अब बाकी भी सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ब्रिक किल्स हैं, इसके अलावा आप देखें कूड़ा जो जलाते हैं उसकी वजह से कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हंगामी बुनियादों पे हम जो इक़दाम लेते हैं उसकी वजह से आपको चेंज उस तरह से नजर नहीं आता है। हर साल आपको वही इशू पे फेस करना लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे साथ ही रहिए आप डॉक्टर राना जवाद, आप ये कहिएगा कि इससे इंसानी सेहत को कितना खतरा है और कितनी अलार्मिंग अब ये सूरत हाल होती जा रही है। वॉर फुटिंग्स पे हमें बहुत से इक़दाम लेने की जरूरत है जो कि नहीं लिए जा रहे हैं, फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। स्मॉग जो है इंसानी सेहत के लिए जहर है, और मैं आपको सिर्फ नंबर बता दूं कि हम ये समझते हैं कि स्मॉग से आपका गला खराब होता है, खांसी लगती है और सिर्फ सांस की बीमारियां होती हैं, नहीं, इससे हार्ट की बीमारियों में इजाफा हो जाता है, दिल की बीमारियों में इजाफा हो जाता है और तकरीबन 28% तक इजाफा हो जाता है उसके अंदर। कैंसर, लंग कैंसर तक ये एलर्जी, खांसी, काफ़ी जो आपकी होती है गला खराब होना, वो उसका जो अल्टीमेट नतीजा होता है वो लंग कैंसर की तरफ भी चला जाता है। तो छोटे बच्चों की शरह अमवात में तकरीबन 20% इजाफा स्मॉग की वजह से या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होता है। और लोगों ने जो रिसर्च की है जो आप हमें मिलती है वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का इन वजूहात की वजह से 4 साल की एवरेज लाइफ कम हुई है। सो स्मॉग इज नॉट वो सिंपल थिंग नहीं है
कि चले जी थोड़ी सी आपको नजर नहीं आ रहा, अजीब सांस तो में इसको दुश्वारी हुई। स्मोक को जो अगर देखें अब लाहौर में स्मोक क्योंकि आ गई है, अब गवर्नमेंट का भी इक़दाम करेगी वो तो पता लगेगा। हमें खुद से क्या करना चाहिए? मतलब हम मास्क लगा के घूमें, अगर बाहर जाना पड़ता है, अगर मजबूरी में जाना पड़ता है तो उसमें भी हमने मास्क ही पहनना है। तो क्या होना चाहिए? जैसे अगर किसी को अस्थमा का इशू है वो क्या करे? वो अपने कोई मेडिसिन या अपने डॉक्टर्स के साथ वो बाकायदा इन टच रहे। क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए जो इस वक्त लाहौर वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? जी, उसमें से एक बात तो आपने शुरू में खुद की है कि बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी मिनिमल कर दें और जो बहुत नेसेसरी हैं या बहुत ज़रूरी हैं वो एक्टिविटी करें। घरों के अंदर है और इसमें एडवाइस किया जाता है कि घरों की खिड़कियां भी बंद रखें ताकि बाहर से पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन अंदर ना आती रहे। अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो वो ज़रूर मास्क पहने, और मास्क के बारे में जो हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, तो KN95 जो सफ़ेद कलर के मास्क होते हैं जो कोविड के दिनों में आम 100 रुपए का मिल जाता था, वो ढूंढकर वो पहने, क्योंकि अच्छा, उसकी आपने कोविड की बात की तो कोविड में होती। तो ये भी कहा जाता था कि गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, तो क्या स्मॉग में भी ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कहवा पिए, गर्म पानी पिए, ताकि जो हमारे लंग्स हैं वो ठीक रहें? नहीं, वो मैं कोविड के दिनों में भी मैंने ये बताया था कि ये अच्छी आदतें हैं, लेकिन इनका बीमारी से बचाव से कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बेसिक आपने करना है कि एक्सर्शन के काम बाहर वाले नहीं करने, और दूसरे हम कंट्रीब्यूशन इसमें कैसे कम कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में भी ये इश्यूज आए हैं और उन्होंने इसको इस तरह हल किया है कि गवर्नमेंट की सतह पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको इनकरेज किया, जो पेट्रोल वगैरह या डीजल वाली गाड़ियों को कम किया। लाहौर बिल्कुल डेडलाइंस भी दे दी गई बहुत से ममालिक में कि उसके बाद वो नहीं चल सकती गाड़ियां पेट्रोल वाली। मरियम साहिबा, हाँ मैं एक सवाल करूँ, मरियम साहिबा बताइएगा कि इसका हल क्या होगा? कि कोई हमें मसनूई बारिश करनी पड़ेगी? हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे लाहौर से, हम ये जो स्मॉग है इसको ख़त्म कर सकें? क्योंकि बहुत साल हो गए हम सुन रहे हैं जी लाहौर में स्मॉग, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, तो क्या इसका हल क्या होना चाहिए? एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहती हैं? जी, इसके काफ़ी मल्टी लेवल पे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें लॉन्ग टर्म हमें सॉल्यूशंस की तरफ देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इंडस्ट्री से स्टार्ट करें, उनको मॉनिटर करना शुरू करें, उसमें क्लीन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके अलावा जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें जो है वो इंजन गाड़ियों के चेक होने चाहिए, कंजेशन चार्जेस होने चाहिए। जैसे कि चाइना में ये होता है कि टाइम एलोकेट किया जाता है कि एक टाइम में इतने नंबर ऑफ गाड़ियां एक एरिया से गुजर सकती हैं ताकि पोल्यूशन लेवल कम किया जा सके। अगर उससे ज्यादा होती हैं, गाड़ियां ज्यादा आ जाती हैं, तो गाड़ियों पे चार्जेस, फाइन इम्पोज किए जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि जो आपके कूड़ा जलाने की एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके अलावा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जो खराबी होगी है वो तो होगी, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो मजीद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज एक्सपेंड किए जा रही हैं, एक प्लान इनके तहत होना चाहिए, और वो जो मास्टर प्लान है शहरों का और एक्सपेंशन हो रही है तो वो भी एक प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहबा, आपने माहिर मौलियात, और डॉक्टर राना जवाद जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी बड़ी अहम मालूमात हमें। अब आप देखेंगे कितनी अच्छी बात है चाइना में कि आप साइकिलिंग करते हैं या आपके कुछ नंबर्स ऑफ कार्स हैं जो इस वक्त रोड पे आ सकती हैं, बट पाकिस्तान में तो ये ईगो का इशू हो जाता है। अच्छा मैं साइकिल चलाऊंगा, या आपको लगेगा कि जी मैं 2 पीस पहन के साइकिल चलाता हूं, तो ये थोड़ी चीजें हैं जो हमें खुद पे भी काम करना चाहिए। ये एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और मजीद भी कुछ चीजें रह गई हैं, वक्त भी हमारे पास अब कम है। एक ब्रेक लीजिए। बैक, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है वेलनेस वेडनेसडे। वेलनेस वेडनेसडे लोबिया में कैलोरीज की मिकदार बहुत कम, सेहत के लिए फायदेमंद अज्जा की तादाद बहुत ज्यादा। लोबिया में प्रोटीन की वाफिर मिकदार पाई जाती है। प्रोटीन से जिल्द, नाखून, बाल और मसल्स मजबूत होते हैं, जबकि ये उम्र के साथ खलियात पर मुरतब होने वाले असरात का असर भी कम करने वाला जुज है।
लोबिया में मौजूद फाइबर आंतों की हरकत को बहुत कम वक्त में बेहतर करती है, जिससे कब्ज से निजात मिलती है। लोबिया में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, जबकि इंसुलिन और लिपिड की सतह भी बेहतर बनाता है। ज़ियादतीस टाइप 2 के शिकार मरीजों को भी इससे बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। लोबिया खाने की आदत से मोटापे को हमेशा खुद से दूर रखने में मदद मिलती है, जबकि जिस्मानी तवानाई में कमी नहीं आती। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए लोबिया इंतहाई मौसर साबित होता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद पोटेशियम है। लोबिया में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। इतने जबरदस्त फवायद। ये आपको पता है सबसे मज़े की बात क्या है कि जैसे मैंने आते ही बात की उसकी फूडी होने की, तो क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ तो लोबिया मैं उस वक्त इस्तेमाल करती हूँ जब मैं डाइट पे होती हूँ। अच्छा। तो मैं एक लोबिया की चाट बनाती हूँ जो कि बड़े मज़े की होती है, और मैं सबको बताऊंगी कि इसको किडनी बीन भी कहा जाता है। तो वो चाट का क्या होता है कि लोबिया उबाला, उसके अंदर थोड़ा सा खीरा डाला, चाट मसाला डाला, और इससे आपका पेट भर जाता है क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार बहुत है। तो ये भी नहीं कह सकते कि आप बना के क्यों नहीं आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो डेफिनेटली हम आपको, एक कराची में आऊँ और मैं आके खाने ना खाऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो लोबिया को किडनी बीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा जो लोबिया है वो ओवरऑल जो डाइट कॉन्शियस और कुछ किडनी जैसा भी होता है ना। यस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किडनी बीन। तो वही कहा जाता है कि हमारी कुछ अल्लाह ताला ने चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि जिस तरह जो अखरोट है वो उसकी शक्ल जो है वो दिमाग की तरह है, तो जिस तरह है, तो दिस इज गुड फॉर योर ब्रेन। तो लोबिया का ये फ़ायदा है कि एक तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, और आपको जो है आपको भूख ज़रा देर से लगती है। लेकिन अगर आप 1 मील अ डे ले रहे हैं तो लोबिया इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर लें, बट अदरवाइज लोबिया इटसेल्फ, द किडनी बीन्स और रेड बीन्स, दे इटसेल्फ दे आर वेरी गुड। अच्छा, एक और लोबिया की बात बताऊं लोबिया पे तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा रीजनेबल है। आम लोग के फवायद बताए थे, उसके बाद मैंने अच्छा, एक और मैं बताती हूँ, एक और मैं, तो आम लोग जो 150 रुपए मिल रहा था वो 300 हो गया। चले, तो अब लोबिया वालों को मैं कहूंगी कि फिर मुझे आप अपना ब्रांड इन्वेस्टर बनाएं, क्योंकि मैं आज आपकी बहुत पब्लिसिटी कर चुकी हूँ। लेकिन ये पब्लिसिटी के लिए नहीं हो रहा, ये वाकई एक फवायद है। अच्छा, एक चीज बताती हूँ, पता नहीं होते फवायद उनके, हाँ, लेकिन आम सी होती हैं चीजें, लेकिन हम उनको नहीं पता होते। अब लोबिया जो है इसका हम, क्योंकि आई एम फ्रॉम KPK और पेशावर में एक डिश बनती है विच इज कॉल्ड कुरखे। जो पेशावर के लोग देख रहे हैं या जो पठान लोग हैं वो देख रहे हैं, उन्हें पता है। तो कुरखे क्या होते हैं? कुरखे भी ये रेड जो है लोबिया होता है, और इसके अंदर एक खट्टी सी चटनी और बड़े मजे का थोड़ा सा दही और फिर वही चाट मसाला। तो कुरखे इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिश इन KPK, और जो KPK के लोग हैं उनको तो पता होगा। मैं आपको कभी बना के कुरखे ऑर्डर करो भाई, कुरखे ऑर्डर कर दें, आज मैं आपको बना के दे सकती हूं। अच्छा, एक चीज तो मैंने अब KPK की तो मैंने तारीफ कर दी, लेकिन अब एक और चीज की तरफ हमारा अगला सेगमेंट भी है कि बातें कर रही हैं आप। मुझे बड़ी नॉलेज है मुझे बड़ी नॉलेज है। अब हम चलते हैं मंडी भाउद्दीन। ये एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, मैं यहाँ पे गुजरी हुई हूँ, मैं यहाँ पे गई हुई भी हूँ। तो यहाँ की जो एक स्पेशलिटी है, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं झंग दीवांग के, झंग की चूड़ियाँ बड़ी फेमस है। तो मंडी भाउद्दीन जो है उसकी चारपाइयाँ, आई डोंट नो कि कराची में चारपाई कल्चर है या नहीं है, लेकिन ये जो पंजाब साइड है उसमें तो बहुत है कि वो इसको मंजी कहा जाता है, और इसकी बड़ी डिजाइनिंग्स होती हैं, बड़ी इसके ऊपर कर्व्स होते हैं और बड़ी डिजाइनिंग्स होती हैं। तो ये जो सकाफत की पहचान है। और अगर बात की जाए इनकी चारपाई की, मंडी भाउद्दीन की चारपाई की, तो उसकी वो जो पाए होते हैं, जिनको वो जो उसको कहते हैं चार पाए जो होते हैं, वो इतने खूबसूरत उसके ऊपर इन्होंने डिजाइनिंग की होती है, और वो हैंडमेड होते हैं, समटाइम इनक्रेव्ड होते हैं। तो ये एक बड़ी जो अच्छी बात है मंडी भाउद्दीन की। लोगों का बड़ा तजस्सुस है लोगों के अंदर, पैकेज आपने बात की तो देखना भी उन्हें बहुत जरूरी है। तो हमारी नुमाइंदा उरूज इकराम पाशा, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है मंडी बहाउद्दीन की चारपाइयों पर। देखिए जरा। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन चारपाइयाँ पंजाब की सकाफत हैं। खुश्क लकड़ी माहिर कारीगरों के पास पहुंचकर तराश राश और नक्शो निगार से पाइयों की शक्ल तैयार करती है। चारपाई की बाइयां और पाइयों की जुड़ाई के बाद मरहला आता है इसकी बुनाई का। मुख्तलिफ मराहिल में माहिर कारीगर के हाथों से तैयारी के बाद खूबसूरत चारपाइयाँ मार्केट तक पहुँचती हैं। खूबसूरत रंगों और नक्शो निगार से मुज़य्यन चारपाइयाँ जहेज में भी दी जाती हैं। यहाँ की चारपाई बड़ी अच्छी रंगीन पाए वाली बड़ी मशहूर होती है। ये शुरू से जो है ना घरों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पूरे मुल्क में ही चारपाई घरों में इस्तेमाल होती है। पंजाब में चारपाई को मंजी कहा जाता है। ये ऐसा तख्त है जिसके 4 पाए और 4 ही बाजू होते हैं। पहले चारपाई लकड़ी से तैयार होती थी, ताहम आजकल लोहे की चारपाइयाँ भी रवाज पा रही हैं। हमारे पास हर किस्म की रांगली चारपाई हैं, जिस किस्म का भी कस्टमर डिमांड करे हम बनाते हैं। रांगली, फैंसी, हर किस्म की सादा चारपाई, आम घरेलू इस्तेमाल के लिए,
लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ पे ना ये शादी वगैरह के लिए तैयार की जाती हैं अच्छी चारपाइयाँ। अगरचे खूबसूरत बेड्स हमारे घरों का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन खुशी हो या गमी, चारपाई की अहमियत आज भी इसी तरह कायम है। कैमरा टीम के साथ अरूज अकराम पाशा, 365 न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। अच्छा देखिए, मुझे ना अभी ये चारपाई का पैकेज तो जो ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये एक और चारपाई इन्होंने दिखाई, शॉक ऑब्जर्वर है उसके वो अंदर। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जिन बच्चों को आदत है ना चारपाई पे खड़े होकर छलांगे लगाने की, हाँ जी, तो एक ये कुछ शॉक वीडियो- ऑब्जर्वर जो है शॉक वो एक ऑब्जर्वर ऐसी चारपाई चारपाई भी होती है। ये ये जुहेब ने दिखा दी ये है, देखिए, तो ये मैंने इनको वैसे ही दिखाई थी कि आप कितनी अमेजिंग इंटरेस्टिंग, यानी क्रिएटिविटी। जी जी, ये देखिए, जूम करें भाई जरा, ये देखिए शॉक ऑब्जर्वर के साथ है ये चारपाई, और क्रिएटिविटी कहीं भी हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये देखिए कैसे मजे से आपको जबरदस्त जबरदस्त है जी, क्या बात है। तो ये अच्छा, चारपाई की हम जो बात कर रहे हैं, हमारी ये चीजें पता नहीं क्यों हम इनको छोड़ते जा रहे हैं। I don't know why। गांव में आप देखें कि जब हम जाते हैं अक्सर, हम भी सबका ताल्लुक तो शाम के वक्त छिड़काव किया और उसके बाद चारपाई और फिर और ठंडक इकट्ठे का बैठे एहसास और चाय मजे- पी। दरख्त, नीम हम का लोग दरख्त। अपनी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं। अगर देखा जाए ये चारपाई, अगर कोई गोरा देख ले जो हमारे फॉरेनर्स हैं, वो पागल हो जाते हैं कि ये हाथ से बनी हुई है, इतनी खूबसूरती से बनी हुई है। अच्छा, फिर एक पुराने जमाने के संदूक होते थे, संदूक होते तो थे, मैंने बिल्कुल। देखा कुछ फॉरेनर्स के घर उन्होंने संदूकों को बड़ा खूबसूरत बना के लगाया हुआ। चकाट देखें आप कैसा एंड होता यू है नो, कि वहाँ पे लोग- हम लोगों को बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है कि हमारे स्टोर रूम में संदूक पड़ा है या कोई पेटी पड़ी हुई है। फिर आप टेक्सला से अगर आपका कभी गुजर हो, तो इतनी खूबसूरत चीजें मार्बल से बनी हुई है। तो आई गेस मुझे लगता है कि हमें ना अपनी जो हमारी अपनी बिल्कुल। प्रोडक्शन है और ना, उसे उसको मार्केट बहुत अच्छा करने की हमें जरूरत है अपनी इन बहुत- चीज़ों बहुत को, और ज़रूरत है। दुनिया भर में इस तरह ही जाती हैं। तो बड़ा मज़ा आज के शो में आया, काफ़ी हमने अच्छी अच्छी बातें भी की हैं, और सेगमेंट्स हमारे पसंद आए होंगे लोगों को। उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या फीडबैक आता है। फीडबैक अपना देते रहिएगा। राइज एंड शाइन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जी सुजैन, आप कल इजाज़त मुलाकात होगी, और अब देखते हैं कि कल क्या होता है, कल क्या नई नई खबरें आती हैं, तो पता लगेगा हमें कि अब क्या हमें नया देखने को मिल रहा है। तो बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत मज़ा कंफर्टेबल आया, लेवल था मेरा, और बिल्कुल। मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो क्रेडिट गोज टू यू एंड द ऑल टीम, और मुझे नहीं, आप बहुत खुशी ज़बरदस्त है। आपने और हम जिस उम्मीद तरह करते टीम के हैं कि कल सरवत आपको ज्वाइन करें और मैं उनको पीछे बैठ के देखूं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पे आई आप लोगों के साथ कभी भी मैंने बिल्कुल काम आप किया। आए, एक टीम ही आपकी टीम है ये। माशाल्लाह, चलो बहुत खुशी तो हुई। इजाजत लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन देखते रहिए, 365 पर फीडबैक देते रहिएगा।